बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं आज का हमारा पहला अध्याय, जिसका नाम है खंड का व्याकरण, भाषा और व्याकरण, जिसे हम लैंग्वेज एंड ग्रामर भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए। वर्मा जी, कल मतदान करना है, सुबह जल्दी तैयार हो जाना। हाँ शर्मा जी, मुझे याद है, आप भी तैयार रहना। अब बताइए, पहले चित्र में दो व्यक्ति किस प्रकार अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। दूसरे चित्र में दादाजी सूचनाओं को कैसे जान रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही यातायात को कैसे नियंत्रित कर रहा है। उपयुक्त चित्रों में बोलकर, सुनकर, पढ़कर, देखकर और संकेतों के माध्यम से भावों तथा विचारों व निर्देशों का आदान प्रदान किया जा रहा है। विचारों के आदान प्रदान का यह साधन भाषा है। तो बच्चों, भाषा जो है ये हमें बताती है कि सामने वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो भाषा को हम बोलकर, सुनकर, समझकर या फिर संकेतों के माध्यम से भी समझते हैं। पाठ प्रवेश। मन के भावों को अभिव्यक्त व ग्रहण करने का एक सशक्त माध्यम है भाषा। इसकी सहायता से हम सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के माध्यम से हम अपना और अपने समाज में ज्ञान का विकास कर सकते हैं। भाषा के अभाव में समाज की कल्पना भी कर पाना असंभव है या संभव नहीं है। भाषा के माध्यम से समाज में हम एक दूसरे के करीब आते हैं। तो भाषा ही एक ऐसा साधन है जो लोगों को करीब लाती है। मनुष्य दूसरे मनुष्य तक अपनी इच्छा और भावों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों को व्यवहार में लाता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा विचारों, भावों के परस्पर आदान प्रदान का समर्थ साधन है, जिसे बोलकर या लिखकर मनुष्य अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। विश्व के सभी देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रचलन है, जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, मिस्र में अरबी, फ्रांस में फ्रेंच, ब्रिटेन में अंग्रेजी, चीन में मंदारिन, पाकिस्तान में उर्दू तथा भारत में हिंदी। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा और विश्व की सबसे पहली भाषा है। संस्कृत भाषा से अनेक भाषाओं का उद्गम हुआ है। भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार हैं: हिंदी, कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, बोडी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, नेपाली और सिंधी आदि। अब हम जान लेते हैं बच्चों भाषा के रूप। भाषा के दो प्रमुख रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला, मौखिक भाषा। भाषा का मौखिक रूप उसका मूल रूप है। व्यक्ति जब आमने सामने बातचीत करता है, भाषण देता है, कहानी या कविता सुनाता है, टेलीफोन से बात करता है या अभिनय द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, तो इनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब व्यक्ति आमने सामने अपने विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह लेखनी का सहारा लेता है। दूर रहने वाले मित्रों या संबंधियों को पत्र लिखकर, कविता या कहानी लिखकर जब वह अपने भावों या विचारों का व्यक्त करता है तो वह भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करता है। भाषा के इस रूप को पाठक पढ़कर समझता है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या होता है? मुंह से बोलने वाली भाषा, मतलब आप मुंह से बोलते हो, अपने मुंह से बोलकर अपने विचार जो है व्यक्त करते हो। लिखित भाषा में आप मुंह से नहीं बोलते, क्योंकि जो पढ़ने वाला है या जो आपकी भाषा समझने वाला है, हो सकता है वो आपसे दूर रहता हो, तो आप क्या करते हो? लिख कर अपनी बात को प्रकट करते हो। तो ये भाषा का लिखित रूप माना जाता है। बोली क्या होती है बच्चों? भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं।
बोली का रूप स्थायी नहीं होता, वह बदलता रहता है। इसका प्रयोग केवल बोलने के लिए होता है। जब बोली में साहित्य का निर्माण होने लगता है तो बोली भाषा का रूप धारण कर लेती है। ब्रज और अवधि में लिखा गया साहित्य इस बात का उदाहरण है। तो बोली जो है उसका कोई स्थायी रूप नहीं होता, ठीक है, वो बदलती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका परिवर्तन जो होता है, इसके रूप का परिवर्तन जो है वो होता रहता है। ध्यान दीजिए, मनुष्य पहले ध्वनियों संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता था। जब मनुष्य को भाषा के बारे में नहीं पता था तो वो अपनी बात कैसे कहता था, तो अपनी बात इशारों से, ध्वनियों से कहता था। बाद में उसने ध्वनियों को लिखित रूप दिया। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। पशु पक्षियों द्वारा उच्चरित ध्वनियाँ उनकी बोली कहलाती हैं। तो भाषा का रूप सिर्फ मनुष्य ही करता है। आपने कभी किसी पशु या किसी पक्षी को बोलते हुए देखा है, भाषा का प्रयोग करते हुए देखा है? नहीं ना। वो बस अपनी भाषा जो वो ची ची चू चू करते हैं, इसके थ्रू वो अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है। जैसे हिंदी भाषा परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है, आधिकारिक मान्यता नहीं। राजभाषा। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। लिपि। मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। मुख से उच्चरित इन ध्वनियों को लिखित रूप में बदलने के लिए लिखित चिन्हों या वर्णों का सहारा लिया जाता है। ये वर्ण अक्षर भी कहलाते हैं। वर्णों या अक्षरों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। विभिन्न भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती है, मतलब उनको लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। कुछ भाषाओं की लिपि समान होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार से है। तो बच्चों जान लेते हैं भाषा और उनकी लिपियां। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की फारसी है और पंजाबी की है गुरुमुखी। अब हम जान लेते हैं कि व्याकरण क्या होता है। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। जो शास्त्र इन नियमों की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर हम भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप को निर्धारित करते हैं। तो व्याकरण हमें बताता है कि किस भाषा को कैसे लिखा जाता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों, वाक्यों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग या विभाग हैं। कौन कौन से? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? इस अंग में वर्णों के स्वरूप, भेद, आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार क्या कहलाता है बच्चों? व्याकरण के इस अंग में हिंदी भाषा के शब्दों के प्रकार, रूप, बनावट, भेद, लिंग, वचन काल, व्युत्पत्ति आदि के नियमों के बारे में विचार किया जाता है। तथा वाक्य विचार क्या है? व्याकरण के इस अंग में वाक्य रचना, वाक्य के भेद, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के नियमों की जानकारी दी जाती है। तो व्याकरण में बताया जाता है कि वर्ण कैसे कैसे लिखे जाते हैं, उनका कैसे उच्चारण किया जाता है, शब्दों को उनका कैसे निर्माण किया जाता है और शब्दों से वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ हम विराम चिन्ह लगा सकते हैं, ये हमें व्याकरण में बताया जाता है। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा भाषा हमारे मन के भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। वैसे तो संकेतों के माध्यम से भी गूंगा व्यक्ति अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन भाषा की शक्ति से रहित उसके संकेत उसके प्रत्येक भावों को दूसरों तक पहुंचाने में असमर्थ होते हैं। भाषा विचारों, भावों के परस्पर आदान प्रदान का समर्थ साधन है। विश्व के भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रचलन है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है।
भाषा के दो रूप प्रमुख हैं, मौखिक तथा लिखित। मुख से बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। दूर रहने वाले अपने मित्रों या संबंधियों को पत्र लिखकर, कविता या कहानी लिखकर जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। वर्णों या अक्षरों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में जाना। आओ बच्चों, इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। क्या सीखा? सोचकर बताइए आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं। तो ये आपको सोचकर बताना है कि आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं। आपके विद्यालय में कौन कौन भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, नाम बताइए। आपके विद्यालय में कौन कौन सी भाषाएं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, इसके अलावा कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। भाषा का मूल रूप कौन सा है, ये भी आपको बताना है। और व्याकरण हमें क्या सिखाता है, ये भी आपको बताना है। अब लिखिए। पहला, सही विकल्प पर सही का निशान चिन्ह लगाइए। क, मन के भावों को अभिव्यक्त व ग्रहण करने का एक सशक्त माध्यम है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा भाषा और चौथा व्याकरण। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है भाषा। भाषा जो है वो हमें मन के भावों को व्यक्त करने या ग्रहण करने का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। ठीक है, तो आप इसके आगे जो गोला है इसे आप यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। इसी तरीके से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर टिक का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा की परिभाषा दीजिए। तो आपको बताना है भाषा क्या होती है। भाषा जो होती है, ये भाषा हमारे मन के भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। अब आगे जो आपको प्रश्न दिए गए हैं इन्हें आप पढ़ेंगे ध्यान से और इनका उत्तर आप स्वयं देंगे। तीसरा, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ भाषाएं दी गई हैं, इनका आपको इनकी जो लिपियां हैं वो आपको लिखनी है। जैसे अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो बच्चों रोमन है। इसी तरीके से आप बाकी की भाषाएं पढ़ेंगे और इनकी लिपि आप इनके सामने लिखेंगे। चौथा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, नाम लिखिए। जैसे क, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। इसी तरीके से आप बाकी राज्यों के नाम पढ़ेंगे और जो जो भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है उनका नाम आप लिखेंगे। पांचवा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, बालक जो भाषा अपने परिवार में सीखता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं, मातृभाषा या फिर राष्ट्रभाषा। तो उसे मातृभाषा कहते हैं कि जो वो अपने परिवार से, अपनी माँ से सीखता है, तो वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। इसी तरीके से आप बाकी के रिक्त स्थान पढ़ेंगे और साइड में जो आपको 2 विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही विकल्प चुनकर आप रिक्त स्थान भरेंगे। आओ करके देखें। निम्नलिखित वर्ग में देश के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली 4 भाषाओं, दूसरे देश में बोली जाने वाली 11 भाषाओं एवं 2 बोलियों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे आपको एक तालिका दी गई है। इस तालिका में आपको 4 भाषाओं के, 4 विदेशी भाषाओं के, 11 विदेशी भाषाओं के और 2 बोलियों के नाम ढूंढने हैं। जैसे पहला है रूसी, इसके बाद आप फ्रेंच देख पा रहे हैं, इसको आप गोला लगा करके आप इसे हाईलाइट करेंगे, इसे आप अंकित करेंगे, बताएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी की भाषाओं को पढ़ेंगे ध्यान से और उन्हें गोला लगाएंगे। ज्ञान परख, यदि अक्षरों और भाषा का आविष्कार ना हुआ होता तो वर्तमान समाज कैसा होता। तो ये आपको ध्यान लगाकर अपने जो सहपाठी है उनके साथ आपको डिस्कस करके ये पता लगाना है कि अगर भाषा ना होती, भाषा का आविष्कार ना हुआ होता तो लोग आपस में कैसे बात करते, कैसे अपने विचार वो व्यक्त करते। भारत के अलावा हिंदी भाषा और किन किन देशों में बोली जाती है, ये भी आपको पता लगाना है बच्चों कि भारत के अलावा हिंदी जो है वो और कौन कौन से देशों में बोली जाती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करेंगे।